हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एसेंशियल टू रेगुलेट द हार्ट बीट, पोटासियम रहेगा तो ये ज़रूरी होता है, हार्ट बीट को अच्छा रखता है, कंट्रोल करके रखता है, समझे। और क्या करता है ये काम ये इस काम में भी ये हेल्प करता है किस चीज़ में कि ट्रिगर करता है हार्ट को कि वो अच्छे से एक्सक्यूज कर सके, ब्लड को पूरे बॉडी में भेज सके, समझे। और आपका मसल्स जो होता है उसको उसका मूवमेंट करवा सके अच्छे से, सब समझे। मसल्स टू मूव, नर्व टू वर्क एंड किडनी टू फिल्टर ब्लड, किडनी अच्छे से ब्लड को फिल्टर कर सके। ये सब में भी पोटासियम का कहीं ना कहीं रोल होता है जो अच्छे से काम करवाता है, इसके थ्रू किडनी के थ्रू अच्छे से काम करवा रहा होता है ताकि वो ब्लड अच्छे से फिल्टर कर सके, समझे। उसके बाद ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, इस सब में भी ये हेल्प करता है। फिर आप एक पॉइंट ये देखिएगा कि इसमें इसके कमी से क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर पोटासियम की कमी रहेगी तो आपका जो बीपी लो हो जाता है किसी का, तो एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पोटासियम की कमी की वजह से बीपी लो होता है। अब पोटासियम जो होता है उसमें क्या होता है, अच्छा अगर मात्रा में रहेगा तो किस में अच्छा मात्रा में मिलता है, तो अच्छा मात्रा में अगर बॉडी में बनाना है तो ये सब खाइए, फ्लेश खाइए, मिल्क खाइए, ठीक है ना। सीरियल्स जो हो गए, फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह अगर खाइएगा तो अच्छे मात्रा में आपको पोटासियम क्या होगा, बॉडी को मिल जाएगा, समझे। तो ये सारे सवाल का जो भी पॉइंट यहाँ पे निकल रहा था आपको बता दिया गया है। अब चलिए सीधे अब सवाल नंबर 27 देखते हैं अपन। ज़्यादा यहाँ ये तो डिस्कस कर दिया होगा ना मैं। गोल्डन आवर डिस्कस कर दिया होगा। चलिए एल्बुमिन देखते हैं। एल्बुमिन अगर यूरिन से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किडनी जो है वो फेल का चांस है कि किडनी आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा, किडनी फेल हो गया, तभी एल्बुमिन जो है वो आ रहा है। मतलब देखिए पूरा एक प्रोसेस होता है उसका, समझे। किडनी में क्या क्या चीज़ होता है और क्या कैसे कर रहा होता है, पहले उस वो फिल्टर करता है, आफ्टर देन फिर रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो वो पूरा यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, समझे। तो आप समझ रहे होंगे, बेसिक पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि अगर यूरिन से आपका एल्बुमिन भी बाहर आ रहा है, समझे, आपके सुसु से अगर एल्बुमिन भी बाहर आ रहा है, एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है, नहीं है, समझिएगा बात को। तो एल्बुमिन अगर बाहर आ रहा है डेट मीन्स किडनी, बहुत हद तक चांसेस होता है कि किडनी आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा, समझे। एल्बुमिन में क्या पाया जाता है, ये ब्लड प्लाज्मा में एक्चुअली एल्बुमिन होता है। और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड जो होता है ना, आपका जैसे सुसु है तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड उसमें पाया जाता है, समझे। और जैसे कीपिंग फास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, तो अफेक्टेड यानी ख़राब हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप बहुत लंबा समय के लिए क्या कर रहे हैं ना, फास्ट कर रहे हैं, फास्ट मतलब समझ रहे हैं ना, आप भूखे प्यासे रह रहे हैं, समझे, उसी को फास्टिंग बोलते हैं। तो अगर कीपिंग फास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर बहुत लंबा समय के लिए रख रहे हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपका किडनी पे असर पड़ता है, किडनी आपका ख़राब होता है, समझ में आया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। फास्टिंग ऐसा नहीं कि ख़राब चीज़ है, हर चीज़ का क्या होता है डिटेलिंग में जाके देखना पड़ता है कि अब कितना लॉन्ग टर्म बताया जा रहा है। यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ज़्यादा लंबा समय तक फास्टिंग रहने से भी प्रॉब्लम होता है। अगर मान लीजिए कि आप 6 एक मंथ रह रहे हैं फास्टिंग, और एक टाइम स्लॉट होगा ना, ऐसा पता चल रहा है कि आप हमेशा फास्टिंग ही कर रहे हैं, तो डेट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, समझे। और कहीं से कोई चीज़ को रिडक्शन करने की वजह से कोई चीज़ आपका ख़राब हो रहा है, तो आपको क्या होता है ना, म्यूचुअल डिसीजन लेना पड़ता है, समझ में आया। देखिए ज़्यादा बोलेंगे तो लंबा होते चला जाएगा वीडियो। यहाँ पे मेरे को सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ इस बुक को, तो ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है। आर्सेनिक 74 जो है सही करने के लिए यूज करता है, किस चीज़ के लिए, ट्यूमर को सही करने के लिए आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं। और सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं ब्लड डिसऑर्डर जो होता है, ब्लड क्लॉट को चेक करने के लिए, कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं कर रहा ना, तो ब्लड में अगर जो डिसऑर्डर आ जाता है जिस तरह का भी, तो उसमें सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है उसको चेक करने के लिए। और कौन है जो करेक्टली मैच नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना था। तो एक्चुअली देखिए बाकी ये सारा सही है। जैसे कोबाल्ट 60 जो है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं बॉडी का इंटरनल नियोप्लाज्म का, समझे। और फास्फोरस 32 से हम लोग ल्यूकेमिया जो होता है उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो भी आपका, तो आपको पहले भी बताए थे कि ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC जो होता है नॉर्मल इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है ना, हद से ज़्यादा वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के लिए। और गोल्ड 198 का जो है उससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर वगैरह जो हो गया, समझे। और कोबाल्ट 60 के थ्रू भी कैंसर का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, समझ में आया। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ देखिए रेडियो सोडियम जो है उससे क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी है, तो उसमें ब्लड का फ्लो को स्पीड करवाना अगर है तो रेडियो सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा बोन मैरो जो है, ठीक है ना, तो उसमें जो
तो आपको पता होगा कि ल्यूकेमिया जो होता है वो बोन मैरो से ही शुरू होता है, समझे। उसमें एबनॉर्मल हो जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है WBC, पीछे भी बताया आपको। अब देखिए कंट्रोल ब्लड कैंसर, ठीक है ना, ल्यूकेमिया जो है इसमें क्या होता है, फास्फोरस 32 जो है उसी से करते हैं, या कोबाल्ट 60 जो है इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं वो ब्लड कैंसर। क्या है, बोलते नहीं कि ब्लड कैंसर हो गया, तो उसको कंट्रोल करना है। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC इंक्रीज करने लग जाता है, तो वही जो है ना ब्लड का ही पार्ट है ना WBC, समझ रहा है। तो ब्लड कैंसर हो गया, तो क्यों, क्योंकि वो एक हद से ज़्यादा बनने लग गया, हद से ज़्यादा बनने लग गया WBC। बहुत फास्ट बोलते होंगे तो हो सकता है सुनने में आप लोग को थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते होंगे, तो यहाँ पे फास्ट रिवीजन मोड है ना, इसलिए फास्ट बोलता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा होता है, समझे। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 से हो रहा होता है। अब कोबाल्ट 60 जो होता है उसका क्या होता है, रेडिएशन ट्रीटमेंट भी यूज होता है कोबाल्ट 60 का। और रेडिएशन ट्रीटमेंट ये वजह क्या होता है, गामा रे जैसे निकलता है उसके वजह से ही होता है, रेडिएशन से होने वाला बहुत सा बीमारी जो होता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है कोबाल्ट 60 के थ्रू भी आप देख सकते हैं। और आर्सेनिक 74 जो होता है वो डिटेक्ट करता है ट्यूमर का, पीछे भी बताया था आपको। और आयोडीन 131 क्या करता है, वो स्टडी करता है एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड का, कि क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो एबनॉर्मलिटी जो कुछ भी होगा तो थायराइड ग्लैंड से इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, पता करने के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल होता है, आयोडीन 131। और कोबाल्ट 14 से हम लोग क्या करते हैं, डेट पता करते हैं, एक्चुअली ऑर्गेनिक जितना भी मटेरियल है ना उसका डेट पता करते हैं। उसके बाद देखिए ऑन्कोजीन्स जो होता है वो एक्चुअली कैंसर ही है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, कैंसर से जुड़ा हुआ है। और ऑन्कोजीन्स में होता है एक्चुअली क्या है कि काइंड ऑफ एबनॉर्मल जीन है, जो क्या करता है, जो आपका प्रीडिस्पोज जो सेल है उसको प्रीडिस्पोज करता है एक्चुअली सेल को, और डेवलप होता है इनटू द कैंसर। तो ये जो ये आप समझ में आ रहा है, जो काइंड ऑफ एबनॉर्मल जीन है जो डेट प्रीडिस्पोज सेल्स टू डेवलप इनटू कैंसर, समझे। तो वो कैंसर ना बने तो उसको प्रीडिस्पोज करता है, उस सेल को हटाता है कि ताकि वो खुद कैंसर ना बने और सेल को भी कैंसर ना बनाए, समझे। एक्चुअली कैंसर में क्या हो रहा होता है, नंबर ऑफ सेल्स आपका इंक्रीज हो रहा होता है ना। और भी बहुत सा कंडीशन देखिए कि एक पॉइंट पे होता है और फिर दूसरा पॉइंट पे भी होने लगता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोलते थे, बताइए। उसी को बोलते थे मेटास्टैसिस, समझे। अब देखिए आगे देखिए, कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल मल्टीप्लिकेशन होने लगता है सेल का, वही बढ़ने लगता है सेल। और जिसकी वजह से क्या होता है, सॉन्ट सेल का मतलब विच डेथ ऑफ सॉन्ट सेल्स एंड फाइनली डेथ हो जाता है। तो सॉन्ट सेल्स मतलब उसकी वजह से क्या हो जाएगा तो आपका सेल जो है, अच्छा वाला सेल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, तो फाइनली आप क्या हो जाइएगा, डेथ हो जाइएगा, मर जाइएगा। क्यों, क्योंकि सारा क्रिया क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होता है और ये जो अनकंट्रोलेबल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का, यही जो है वो अदर नॉर्मल सेल्स जो होता है बॉडी में उसको डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, समझे। तो ये ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो और भी जो सेल्स है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो काम कैसे करेगा, समझे। तो ये सारा खेला होता है, इसी यही सारा वजह बनता है, समझे। सेल का इंड स्लोली एंड डेथ एट द लास्ट। तो सेल क्या करेगा, वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे इंड करने लगेगा, तो सारा सेल ऐसे मरते रहेगा और फिर लास्ट में क्या होता है, आप ही मर जाइएगा, समझे, एंड डेथ हो जाता है एट द लास्ट। तो मेटास्टैटिस, अब देखिए मेटास्टैसिस जो कि पीछे भी बताए थे, यही वजह से ही एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इसके वजह से ही होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कैंसर सेल एक्चुअली, और इसमें क्या होता है, ये फैलता है, फैल जाता है थ्रू द ब्लड या जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें, समझे। कैंसर सेल क्या होता है आपका थ्रू द ब्लड या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू और भी जगह फैल जाता है, तो वही होता है, उसी को बोलते हैं कि मेटास्टैसिस हो गया, कि एक जगह पे हुआ आपका कैंसरियस सेल बढ़ रहा है, कैंसर सेल हो गया, यहाँ पे सेल मेरा कैंसर वाला हो गया, तो यहाँ से और भी जगह फैलने लग गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को मेटास्टैसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका स्टेज होता है मेटास्टैटिस का, उसका स्टेज देखिए कैसे कैसे होता है। लोकल इन्वेजन होता है जिसमें इन्वेट करता है नियर बाई नॉर्मल टिश्यू को, समझे, आसपास वाला वो करता है। फिर होता है कि इंट्रावास्टेशन, उसमें क्या होता है कि वॉल ऑफ जो नियर बाई लिम्फ वेसल्स है ना या ब्लड वेसल्स है उसके वॉल को लपेट लेगा, उसको ख़राब करने लगेगा, समझे, वो उसको कैंसरियस सेल बना देगा, उस सेल को भी कैंसरियस सेल बना देगा। और सर्कुलेशन जो होता है जैसे में ब्लड स्ट्रीम वगैरह थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी देख सकते हैं। और अरेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाइसन जो है उसमें क्या होता है, अरेस्ट कर लेता है या स्टॉप कर देता है मूविंग इन अ स्मॉल ब्लड वेसल, समझे।
जिसको कैपिलरी बोलते हैं, स्मॉल आपका क्या है कैपिलरी है, उससे भी छोटा होता है लेकिन वो आर्टरी को और वेन्स को कनेक्ट करने वाला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट आपका वही है कैपिलरी है, तो उसको भी क्या कर लेता है, उसको भी वहाँ पे रिसिस्ट कर देता है, समझे। तो और जब ये सिचुएशन करने लगे तो उसको क्या बोलेंगे कि कौन सा स्टेट में हो, अरेस्ट एंड एक्सट्रावेशन स्टेज में हो और माइग्रेट कर देता है इनटू सराउंडिंग टिश्यू को, समझे। और एक होता है प्रोलिफरेशन, उसमें क्या होता है कि कैंसर सेल जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है एट द डिस्टेंट लोकेशन पे, समझे, दूर वाला लोकेशन पे। यहाँ पे वो थोड़ा दूर के लोकेशन पे वो क्या होने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा, एक से ज़्यादा बढ़ने लगेगा। वही तो कैंसर होता है ना, कैंसर कुछ और नहीं होता, सेल का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बनाता है स्मॉल ट्यूमर, कहते हैं मैक्रोमेटास्टेसिस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, बनाने लगेगा तो वो स्मॉल ट्यूमर क्रिएट कर रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं कि मैक्रोमेटासिस बोलते हैं। और यही जो होता है स्टिमुलेट करता है ग्रोथ करने के लिए एक नया ब्लड वेसल्स, समझे, एक नया ब्लड वेसल्स, और ताकि क्या करें, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जो है मिले तो कंटिन्यू हो सके ट्यूमर ग्रोथ, समझे। तो ये वो उसको मिलेगा और वो कंटिन्यू होते रहेगा, समझे। इस तरह से आपको क्या होगा, और जो अच्छा वाला है उसको नहीं मिल पाएगा, समझे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होइएगा, कमज़ोर होते चले जाइएगा और अल्टीमेटली आप मर जाइएगा। क्यों कमज़ोर हो जाइएगा, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग आपका सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जो कि क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी एक जगह पे आपका बहुत ज़्यादा सेल कैंसर वाला बढ़ गया, तो उसको नीड पूरा करने में चला जाएगा। और एक अपने आप में वो हार्मफुल चीज़ है जो बढ़ा आपका लिम्फ वेसल जो होता है, या लिम्फ नोड जो होता है, या ब्लड वेसल जो होता है। तो मेटास्टेसिस जो होता है वो किस में नहीं होता है जी, समझे। तो बिकॉज कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम या द ब्लड सिस्टम आर ऑलरेडी प्रेजेंट लिम्फ वेसल में, लिम्फ नोड में, या ब्लड वेसल्स में। तो नॉट ऑल ऑफ दीज स्टेप्स आर नीडेड फॉर द मेटास्टेसिस, ठीक है ना। तो ये एक स्टेज है, ऐसे ऐसे होता है, ये सब होगा तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा हो ही, समझे। तो यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्यूर। तो आपका आयोनाइज्ड रेडिएशन जो होता है उसका जो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैंसर करवा दे या फिर वो कैंसर को क्यूर कर दे। कैंसर को क्यूर भी करता है क्या, आयोनाइज्ड रेडिएशन से कैंसर सही भी होता है और कैंसर हो भी जाता है। ये डिपेंड करता है कि आयोनाइज्ड रेडिएशन का इंटेंसिटी कितना है, समझे, उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि फोटोन रेडिएशन जो होता है या पार्टिकल रेडिएशन जो होता है वो किस टाइप का है, वो आयोनाइज्ड रेडिएशन का ही टाइप है। तो थोड़ा ये सबसे अपने आप को बचा के रखना पड़ता है, बचा के रखना चाहिए, नहीं तो चांसेस हैं कि आपको मतलब उसकी इंटेंसिटी पे अफेक्ट कर सकता है आपको। अगर हाई डोज इंटेंसिटी है या कौन सी इंटेंसिटी पे वो क्रिएट करता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हाई डोज पे, कभी कभी लो डोज पे भी कर देता है, बहुत सा चीज़ होता है। वो ऐसा नहीं होता है हर चीज़ ज़्यादा होने पे ही दिक्कत हो, कम होने पे भी बहुत सा चीज़ दिक्कत होता है। अब यहाँ पे देखिए कि लेस आपका जो हार्मफुल रेडिएशन आपका है, तो जैसे आई सबसे ज़्यादा रेडिएशन के थ्रू इफेक्ट में आता है, आई सबसे ज़्यादा ख़राब होता है रेडिएशन से, समझे। ब्रेन सबसे कम होता है, समझे। हार्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, लंग भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आईज होता है, समझे। आई सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है रेडिएशन से। तो आप देखते होंगे अगर आप फ़ोन वगैरह भी चला रहे होते होंगे तो थोड़ा सा आपको क्या होने लगता होगा, बहुत लंबा समय से चला रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, वो डिपेंड भी करता है आपका बॉडी पे क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, समझे। तो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करता है आइज, समझे। थोड़ा आपका पेन होना स्टार्ट होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, महसूस गुड नहीं कीजिएगा आप। अब मोस्ट रिसेंट थेरेपी जो होता है कैंसर का, ठीक है ना, वो क्या है, वो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी चल रहा है अभी, IMRT, मोस्ट रिसेंट थेरेपी ऑफ कैंसर, अभी 2017 का है, अभी कुछ और भी हो सकता आया होगा। तो इससे क्या है, ऑन्कोलॉजी जैसे, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे रेडिएशन डोज जो होता है कहाँ और कितना देना है पता चलता है इससे, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी है ना। अब उसके बाद देखिए कि इंटरफेरॉन जो है वो किससे कैंसर कंट्रोल करते हैं, एक्चुअली आपको बताया तभी कि बॉडी खुद बनाता है। सिग्नलिंग प्रोटीन जो है, प्रोटीन है एक्चुअली, ये क्या है, सिग्नलिंग प्रोटीन है, और ये होस्ट सेल बनाता है, समझे। और जैसे कि इन रिस्पांस देने के लिए कि अगर कोई वायरस आपका घुसा या कोई बैक्टीरिया घुसा या कोई पैरासाइट या कोई ट्यूमर सेल बन रहा है तो बॉडी खुद बनाता है उससे फाइट करने के लिए, समझे। और इंटरफेरॉन जो है अल्फ़ा टू जो है वो क्या है, मेडिसिन है जो हम लोग देते हैं ब्लड कैंसर में या किडनी वगैरह का जो डिजीज होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ये खुद भी बनाता है, आपको पीछे बताए होंगे, अब देखिएगा। सेरेब्रल पाल्सी अभी देखिए, अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, अभी हम ये वीडियो कब शूट कर रहे हैं, 6 अक्टूबर शायद होगा। तो अभी सेरेब्रल पाल्सी का शायद डे भी मनाया गया, 6 या 7 अक्टूबर, आई थिंक आज 7 अक्टूबर है ना जी।
तो यहाँ पे सेरेब्रल पल्सी जो है इसमें ब्रेन डिजीज है एक्चुअली, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, पीछे भी बताया आपको। ब्रेन डिजीज है स्मॉल चिल्ड्रन में एक्चुअली जनरली देखने को मिलता है, स्मॉल चिल्ड्रन में होता है, समझे, किसमें होता है जी, स्मॉल चिल्ड्रन में होता है। और ये सेरेब्रल पल्सी जो होता है वो अफेक्ट कर देता है मसल्स के मूवमेंट को, मसल्स आप अच्छे से मूव नहीं कर पाइएगा। अल्जाइमर का डिजीज ब्रेन है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, पीछे भी बताया आप देख सकते हैं। नर्व सेल डेथ कर देता है, टिश्यू लॉस और टिश्यू का लॉस होने लगेगा थ्रू आउट द ब्रेन, समझे, ब्रेन में आपका जो टिश्यू है उसका लॉस होने लग जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो है यही वजह बनता है कि हार्वर्ड्स न्यूरल डिजीज अल्जाइमर, समझे, इसका अल्जाइमर का जो होता है डिजीज, ये अल्जाइमर क्यों हो पा रहा होता है, तो इसी का आपका क्या होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है, जो कि पीछे आप देखिएगा बताए होंगे। और ब्रेन डिजीज जो होता है जैसे EEG जो होता है उससे हम लोग डायग्नोस्ट करते हैं, पता करते हैं क्या है क्या नहीं कंडीशन है। तो ब्रेन डिजीज में ही आपका EEG देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ बोलते हैं। और यहाँ देखिएगा उसमें क्या होता है जी, मेटल का डिस्क लगाते हैं ना ब्रेन पे। अब देखिए यहाँ पे स्क्रैचिंग या स्क्रैचिंग इज ए इचिंग, ठीक है ना, खुजलाने पे अच्छा महसूस क्यों करते हैं आप, क्योंकि वही होता है कि स्टिमुलेट होता है सटे नर्व, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सटे नर्व को, जो डायरेक्ट करता है ब्रेन को, समझे, जो ब्रेन को आपको बोल रहा होता है, क्या डायरेक्ट कर रहा होता है, एंटी हिस्टामिनिक केमिकल्स जो होता है वो निकलता है, ठीक है ना, तो निकलता है, वो ज़्यादा निकलने लगता है। तो समझ पा रहे होंगे कि खुजलाने पे अच्छा महसूस क्यों होता है, क्योंकि वो स्टिमुलेट कर देता है सैटिन नर्व को, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्रेन को वो डायरेक्ट कर रहा होता है कि वो क्या करें, वो एंटी हिस्टामिनिक केमिकल्स को ज़्यादा निकालें, जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होता होगा, ठीक है। और ये क्या करता है एक्चुअली, ब्लॉक कर देता है एक्शन ऑफ हिस्टामाइन को, ठीक है। तो जो जितना भी जैसे आपने ये क्या करता है, यही जो है एंटी वाला जो निकल रहा है एंटी हिस्टामिनिक, तो ये ब्लॉक कर देता है एक्शन ऑफ हिस्टामिन को, ठीक है ना। एक कंपाउंड है जो रिलीज होता है एलर्जिक या अगर इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है एट H1 रिसेप्टर साइट पे होता है, तो वही निकालता है और ये ब्लॉक करता है, समझे, तो जिसकी वजह से आप महसूस कर पाते होंगे, या स्नीचिंग जैसे हो रहा होता है या ईचिंग आता है, समझे, तो उस कंडीशन में ये चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा जब आप छींकते हैं या ईचिंग करते हैं, जो कि पीछे भी बताया था आपको, सेरोटोनिन जो होता है वो निकलता है तो अच्छा महसूस करते हैं। एनोस्मिया जो होता है इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ अ सेंस ऑफ अ स्मेल, आपको मतलब जो स्मेल है, जो महक है, जो सुगंध है, या जो कुछ भी तरह का स्मेल है, तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो लॉस हो जाता है, समझे, तो स्मेल से जुड़ा हुआ एनोस्मिया। और या ये अभी BPSC का 69 वाला में पूछा हुआ भी था, ठीक है। और स्मेल जो है किसका वजह है, मतलब जैसे स्मेल चला जाएगा आपका कोल्ड वगैरह, एलर्जी, साइनस वगैरह में भी आपको देखने को मिलता होगा कि आप अच्छे से महसूस नहीं कर पाते होंगे कि कौन सा स्मेल है, आप डिटेक्ट नहीं कर पाते होंगे, मुश्किल होता होगा, इनफैक्ट कर ही नहीं पाते हैं, बहुत ही मतलब माइन्यूट फॉर्म में आपको पता चलता है। खैरा रोग जो होता है एक्चुअली जिंक डिफिशियंसी से हो जाता है खैरा रोग, और मरकरी वगैरह जो है मिनीमाता डिजीज क्रिएट करता है, कैडमियम में आपका इटाई डिजीज करता है। और एक्सेस ऑफ फ्लोराइड आयन जो होता है उससे क्या होता है, डेंटल डिजीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। ऐसा नहीं कि फ्लोराइड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फ्लोराइड नहीं रहेगा तो भी दिक्कत है, लेकिन एक्सेस हो जाएगा तो क्या है, डेंटल डिजीज है, जिसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। और इनामिल जो होता है एक्चुअली फ्लोरोसिस होगा तो ये क्या करेगा, इनामिल को अफेक्ट करता है, समझे, इससे इनामिल को अफेक्ट करता है और दांत को आपको क्या करेगा, वो पीला बनाता है, ठीक है, टूथ गेट एलोइस। और यहाँ पे देखिए कि आप मिनीमाता जो है, फर्स्ट मिनीमाता एक सिटी एक्चुअली आपका जापान में, वहीं पे ये मिनीमाता जो है डिजीज़ देखने को मिला। और मिथाइल मरकरी जो है, ठीक है ना, विच इज कॉज बाय द रिलीज ऑफ मिथाइल मरकरी की रिलीज की वजह से ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिला था। और यहाँ पे आप देखिएगा कि दिस हाईली टॉक्सिक बायो एक्यूमुलेटेड होता है सेल फिश में देखने को मिलता है, फिश इन मिनीमाता बे हो गया, या फिर आपका सिराउनी, ठीक है ना, सिराउनी नहीं, सिरानोई सी में आपको ये सब देखने को मिलेगा। मरकरी का वहाँ पे क्या है अमाउंट ज़्यादा होता है। एलर्जी जो होता है वो, एलर्जी से क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, समझे। और रिएक्शन बाय योर इम्यून सिस्टम, खुद के इम्यून सिस्टम से रिएक्शन होता है। एलर्जी क्या है, एक रिएक्शन है खुद के इम्यून सिस्टम से। उसमें क्या होता है कि पीपल जो बहुत एलर्जी है ऑफन हर वो मतलब सेंसिटिव हो गए, ठीक है, थोड़ा समय उसको उनको क्या होने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगा, पॉलन हो गया, या फिर डस्ट माइट हो गया, या मोल्ड स्पोर हो गया, समझे। तो मोरवन सब्सटेंस डेटा ऑफन कॉज रिएक्शंस आर पॉलन, डस्ट माइट, ठीक है ना।
मोल्ड स्पोर और मेडिसिन्स वगैरह, ये सबसे जनरली क्या होने लगता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, समझे, एलर्जी हो जाता है। ये सब सारे चीज़ों से देखने को मिलता है एलर्जी, समझे। माइनर टू सेवियर तक जाता है ये। और डॉक्टर जो है यूज करता है स्किन का और ब्लड टेस्ट लेता है और डायग्नोज करता है कि किस तरह का एलर्जी है किस तरह का नहीं है, समझे। तो आपका स्किन से भी और ब्लड का टेस्ट से भी, दोनों से पता चलता है। यहाँ देखिएगा आपका मिल्क जो हो गया, एग हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है ना। और फिर क्या है, अगर सिर्फ पर्सन मिल्क ही खा रहा है, एग ही खा रहा है, ब्रेड ही खा रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, स्कर्वी का डिजीज हो जाएगा, स्कर्वी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं के बराबर होता है, समझे। और यहाँ देख सकते हैं कि स्पॉन्जी है एंड ब्लीडिंग गम जो होता है, लूज और फॉलिंग टीथ होने लगेगा, समझे। तो स्कर्वी जो विटामिन सी है वो भी होना आपको मतलब डाइट में ज़रूरी है, नहीं तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, समझे। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा जी, स्पॉन्गी हो जाएगा एंड ब्लीडिंग गम होने लगेगा, लूज होने लगेगा टीथ, फॉलिंग टीथ होने लगेगा, समझे। अब देखिए गूजबेरी जो है या आंवला जिसको बोलते हैं वो खाओ, अच्छे मात्रा में आपको विटामिन सी मिलेगा। डीआरडीओ जो है लुकोस्किन लाया, ठीक है ना। लुकोस्किन ये एक्चुअली क्या है, मतलब डीएच के लिए था, एक्चुअली ल्यूकोडर्मा था ना जी, ल्यूकोडर्मा। तो डीआरडीओ को थोड़ा ही मतलब लाया गया, एंटी ल्यूकोडर्मा हर्बल प्रोडक्ट, लुकोस्किन जिसको बोलते हैं। और ये तेल की तरह होता है और ओरल लिक्विड की तरह होता है, फॉर्म में होता है। आपको बताए थे पीछे, आप देखिएगा ल्यूकोस्किन, उसमें क्या होता है जी, मिटोलॉजी बताए थे ना, वो चितकावड़ सा हो जाता है, वाइट वाइट सा जो धब्बा आता है स्किन पे, पिगमेंट का वजह से ही होता है, पिगमेंट। चलिए वो पीछे आप देखिएगा, बार बार उसको रिपीट करेंगे, लंबा होगा वीडियो। डीआरडीओ जो होता है वो क्या लाया, आप देखिए एमूट, पीछे देख के ही आ रहे होंगे तो आपको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। डीआरडीओ ही लाया है आपका जैसे एम, क्या है इसका, क्या है प्रोनाउंसिएशन कीजिए, कर लीजिए प्रोनाउंसिएशन, लोकोस्किन हो गया, एग्जिट हो गया, समझे। और ये जो है वो चेक एंड ट्रीट करते हैं, जैसे टूथेच हो गया, ठीक है ना, इन्फ्लामेटरी ऑफ द डेंटल नर्व, जो डेंटल में नर्व भी होता है ना, आप दांत जो देख रहे हैं तो वो नर्व के थ्रू ही कनेक्टेड हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि नर्व नहीं होता है। तो इन्फ्लामेशन जो होता है डेंटल नर्व में, तो ये वजह जो होता है ही आपको टूथेच होता है, समझे। टूथेच मतलब क्या हो रहा है, टूथ दर्द देगा वहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, डेंटल नर्व में प्रॉब्लम आ रहा है नर्व में, तो वही क्या डेंटल नर्व में प्रॉब्लम आ रहा है, टूथेच हो गया कि दांत आपका क्या होगा, दर्द दे रहा होगा। तो मूथ जो होता है चेक एंड ट्रीट करते हैं इसके थ्रू, समझे। AMTOOTH, तो टूथ हो गया और एम, तो क्या प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, कीजिए एम, टूथ जो हो गया। और एग्जिट से ठीक करते हैं क्या, एग्जामा, समझे। और नॉक डुरना, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये एक मेडिसिन है जो जिसका यूज करते हैं एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है ना। 2 टाइम्स इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द नाइट टू यूरिनेट, समझे, ड्यू टू, अच्छा किस में करते हैं, जो बंदा बार बार जगता है सुसु करने के लिए रात में, तो उसके लिए ये है नॉक डुरना, एक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, एटलीस्ट 2 टाइम्स किया जाता है, ठीक है ना। ओनली प्रूव्ड फॉर एडल्ट हु वेकअप एटलीस्ट 2 टाइम्स, सॉरी, तो जो बार बार दो मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स तो जगता ही है, ठीक है ना, नाइट में यूरिनेट करने के लिए, सुसु करने के लिए, तो उसके लिए ये नॉक डरना मेडिसिन मतलब इस्तेमाल में लाने के लिए हिदायत दी जाती है। मलेरिया जो होता है उससे क्या इफेक्ट होता है, तो ब्लड सेल को अफेक्ट कर देगा मलेरिया। और फाइलेरिया डिजीज में क्या होता है, लिम्फ नोड को ख़राब हो जाता है, उसको ख़राब करता है। और इंसेफेलाइटिस जो है वो ब्रेन को ख़राब करेगा। और ल्यूकेमिया जो होता है वो क्या करता है, बोन मैरो को डैमेज करता है। ल्यूकेमिया को पीछे बताया था, जाके देखिएगा, WBC में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होने लगता है, समझे। यहाँ पे आप समझ गए ना जी, 2 बार सुसु करने के लिए आप बार बार उठ रहे हैं रात में, तो इसका मतलब है कि नॉकडार्ना मेडिसिन की ज़रूरत है आपको, समझे। एटलीस्ट 2 बार उठ ही रहे हैं आप, तब इस मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर ऐसा करने वाला जो बंदा है उसको एक डिजीज हो गया है, उसका क्या नाम है, नॉकडार्ना पॉलीयूरिया, समझे। अब यहाँ पे देखिए आगे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन रहने से क्या होता है, मरमोसस डिजीज हो जाएगा। बहुत लंबा समय तक आप भूखे रह रहे हैं तो मरमोसस डिजीज हो जाता है, मरसमूस, समझे, मरसमूस। और टीबी जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से आपको क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाता है। और टीबी आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, समझे, बैक्टीरियल डिजीज है। और यहाँ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या हो जाता है, कौन सा डिजीज बोलते हैं कि ख्वासी और कोर हो गया है उसको। और लिवर स्टोर करता है ग्लाइकोजेन, किस चीज़ के लिए, फॉर एनर्जी के लिए, इन बिटवीन मील्स। जैसे अभी खाना खाएं 1 बजे 2 बजे, फिर आप मान लीजिए कि आप खाते हैं 5 बजे 6 बजे, तो उसके इन बिटवीन द मील्स आप नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, लिवर स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन, ताकि वहाँ पे एनर्जी का अगर ज़रूरत हो, कहीं बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए वो एनर्जी फिर लेता है।
अब यहाँ पे देखिए कि इफ़ द मील इज डिलेड, अगर बहुत डिले कर दिया है मील को, आप फिर नहीं ले रहे हैं, 1 बजे खाएं उसके बाद खा ही नहीं रहे हैं, तो फर्दर बॉडी क्या करता है, स्टार्ट करता है कंज्यूमिंग करना अपने फैट को और रिजर्व करता है, कंज्यूमिंग करना इट्स फैट रिजर्व, जो फैट रिजर्व है, समझे। तो पहले वो हीट करता है कार्बोहाइड्रेट पे और उसके बाद फैट पे हीट करता है, उसके बाद फिर प्रोटीन पे हीट करता है, समझे। देखिए अब लीन एंड वीक, देखिए इतना इजी नहीं है यहाँ, जितना इजी बता दिए, बहुत सा और भी कंडीशन और टर्म एंड कंडीशन होता है, समझे। और जब इंडिविजुअल क्लास लाएंगे तो एक टॉपिक को उठा के जब बताएंगे ना तब मज़ा आएगा। अभी बस यूं ही मान समझिए कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके बीच में बहुत सा टर्म एंड कंडीशन भी तो अराइज होगा, तो उसके कंडीशन में बहुत सा चीज़ अलग भी हो जाता है, समझे। अब देखिए मान लीजिए आप प्रोटीन, हम यहाँ पे बोल दिए आपको कि प्रोटीन बाद में लेता है पहले फैट को, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। मान लीजिए आपके प्रोटीन में बहुत सा ऐसा होता है जो कि आपका बॉडी में अगर डिफिशियंसी है, समझे, तो फिर उल्टा हो जाएगा। बहुत सा चीज़ होता है, इसलिए जितना पढ़िएगा ना उतना आपको मज़ा आएगा और उतना और ज़्यादा इन डेप्थ में आप सीखते चले जाइएगा। अब देखिए लीन एंड वीक जो होता है, इसमें इसकी वजह से क्या हो जाइएगा, लीन एंड वीक हो जाइएगा, आई डिप्रेस्ड हो जाएगा, समझे, धसा धसा आए लगेगा, और स्किन जो है ब्रिंकल्ड स्किन, आपका स्किन क्या हो जाएगा, झुलने से लग जाएगा, झुर्री आने लगेगा। जॉन्डिस जो होता है में लीवर ख़राब करता है, टाइफॉइड में इंटेस्टाइन को ख़राब करेगा, इंटेस्टाइन अफेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ देखिए डायबिटीज़ जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को ख़राब करता है। अगर जैसे कोई बंदा डायबिटिक है तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहेगा, ख़राब हो जाता है उसका मेटाबॉलिज्म, समझे। स्टमक ऑब्वियस सी बात है ना, अगर डायबिटिक बंदा है, अगर डायबिटिक नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक है उसका पैनक्रियाज से बीटा सेल अच्छा निकलेगा ना। तो बीटा सेल क्या कर रहा होता है, ग्लूकोज के लेवल को ही तो कंट्रोल कर रहा होता है ना, समझे। तो पैनक्रियाज दोनों निकालता है, हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है, समझे। तो यहाँ पे वही है। देखिए चीज़ों को आप रिलेट कीजिएगा, हर पॉइंट हर जगह पे मैं अगर चीज़ को बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, समझे। उसके लिए पर्टिकुलर टॉपिक ला के बताऊँगा। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है आई डिजीज़ है एक्चुअली, ठीक है ना। और कॉर्न जैसे इसमें क्या होता है, ब्लर्ड हो जाता है, या डिस्टॉर्टेड विजन, मतलब आपको धुंधला सा दिखेगा या फिर डिस्टॉर्टेड दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा थोड़ा, ठीक है ना, टूटा टूटा सा लगेगा, कभी यहाँ से लगेगा कि यहाँ से है फिर यहाँ से नहीं है, इस तरह से। कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया या लेंस जो होता है उसके शेप में एक्चुअली दिक्कत आता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, समझे, एस्टिग्मेटिज्म। और नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस जिसको बोलते हैं, वो क्या है, मायोपिया है, मतलब नज़दीक का दिखेगा, शॉर्ट का दिखेगा आपको। और इससे ये भी हो जाता है एक्चुअली, क्या होता है, हेडेच होने लगेगा, आई में स्ट्रेन आएगा, समझे। मायोपिया अगर हो गया तो सर भी दर्द देता है थोड़ा बहुत, सर दर्द रहेगा, आई स्ट्रेन होगा तो ऑटोमेटिक सारा नर्व एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो आप थोड़ा थका थका महसूस कीजिएगा, सर दर्द रहेगा। लाइट फोकसेस जो होता है इन फ्रंट ऑफ आपका कहाँ, इंस्टेड ऑफ द रेटिना, आपके सामने ही फोकस करने लग जाएगा, किसमें, मायोपिया में। और सो क्या होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, इसकी वजह से ब्लरी हो जाता है, डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट आपको दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि लाइट जो फोकस करता है वो करना चाहिए रेटिना पे, लेकिन पहले ही बना देता है इमेज, समझे। से ये सारा हो गया आपका पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंक्रीज करने के लिए कन्वर्जिंग पावर, तो आपको ज़रूरत फिर क्या है, ऐसा अगर हो गया तो आपका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करने का जरूरत है। तो जो आपका लेंस लगा हुआ आइज में वो सिलेरी मसल से भी अटैच रहता है ना, वो सारा उसको गाइड कर रहा होता है, उसका फोकल लेंथ ऐसा नहीं है कि फिक्स रहता है, वो चेंज होते रहता है, समझे। उसका पावर क्या है लेंस का, बताइए कितना रहता है, 1.33 1.4 कितना, बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, इन फ्रंट होता है तो इंक्रीज करता है कन्वर्जिंग पावर को, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इंक्रीज करना पड़ेगा उसके कन्वर्जिंग लेंस को, कन्वर्जिंग पावर को, क्या उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, वो तो इंक्रीज हो गया ना जी, तभी तो वो पीछे बना रहा है, समझे। तो एक्चुअली इसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे मायोपिक जो आई हो गया, जिसको मायोपिया हो रखा है, वो फॉर्म द इमेज ऑफ ए फार ऑफ ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। देखिए दूर वाला तो सही दिखता है, नज़दीक वाला तो सही दिखता है ना, तो उसका नहीं है कि आगे बना देगा, जो नहीं दिख रहा, जैसे दूर का नहीं दिख रहा तो दूर वाला को क्या करेगा, आगे बना देता है, समझे, रेटिना के आगे बना देता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, बिकॉज क्यों, क्योंकि ऑफ द इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, तो वो और पहले ही कन्वर्ज कर देता है और पहले ही बना देता है रेटिना के, समझे। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होता है, तो उसे सही करने के लिए क्या कीजिएगा, बताइए। अब यहाँ पे देखिए डाइवर्जिंग लेंस कौन सा आपका, बताइए, उसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा जी, कन्वेक्स है कि कनकेव है, बताइए। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे कनकेव लेंस का इस्तेमाल होगा, समझे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर आता है एक्चुअली, समझे, किसमें, ये जो मायोपिया में जो आप देख रहे हैं तो उसमें रिफ्रैक्टिव एरर आता है, रिफ्रैक्टिव एरर ही तो देख रहे हैं ना जी,
यहाँ पे देखिए उसके बाद आपका सवाल क्या है कि फार साइटनेस अगर होता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप नज़दीक का ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इसमें क्या होता है, आईबॉल शॉर्ट हो जाता है और इसको सही करने के लिए क्या यूज कीजिएगा, कन्वेक्स लेंस यूज कीजिएगा, और जिसको कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं, समझे। इससे सही होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा, बार बार उसी को रिपीट करेंगे, लंबा होगा वीडियो। ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट एंड एलो स्पॉट जो होता है वो कहाँ बनता है, अरफॉन्ड रेटिना पे ही बनता है, रेटिना पे ही मतलब पाया जाता है, बनता नहीं एक्चुअली। इन विच पार्ट ऑफ द आई ब्लाइंड स्पॉट एंड एलो स्पॉट आर फाउंड, कहाँ मिलेगा आपको, तो ये रेटिना पे ही देखने को मिलता है। और उसके बाद देखिए कि ऑप्टिक नर्व जो होता है एंड ब्लड वेसल्स जो होता है इंटर एंड लीव करता है आईबॉल को, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। किसको बोल रहे हैं ऑप्टिक ब्लाइंड स्पॉट जी, तो जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और जो आपका ब्लड वेसल्स है वो जहाँ पे इंटर करता हो, जहाँ से लीव कर रहा होता है, ठीक है ना। ऑप्टिक नर्व एंड ब्लड वेसल्स इंटर एंड लीव द आईबॉल, समझे। एक दूसरे का आप देख पा रहे होंगे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। एज इट डज नॉट कंटेन विजुअल सेल, वहाँ पे कोई ऐसा सेल नहीं होता जो विजुअलाइज करे, इसलिए वहाँ पे इमेज आपका नहीं दिखता है, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एलो एरिया जो होता है या जिसको मैकुला लुटिया बोलते हैं, इसके सेंट्रल में होता है, जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट, उसके जस्ट और सेंट्रल, तो उसी को क्या बोलते हैं, एलो एरिया बोलते हैं या मैकुला लुटिया बोलते हैं, समझे। तो ये चीज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल जो होता है, ब्लड वेसल उसको, तो इसमें ब्लड वेसल्स जो होता है उससे उसको क्या करता है, जैसे देखिए एलो स्पॉट और फोविया सेंट्रलाइसिस बोलते हैं, समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या हो जाता है जी, डिवॉइड हो जाता है, मतलब आपका ब्लड वेसल्स भी नहीं देखने को मिलेगा, समझे। तो उसकी वहाँ पे कमी हो जाएगी, तो नहीं रहती है मतलब एक्चुअली, एज वेल एज नर्व फाइबर्स भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं कि एलो स्पॉट या फोविया सेंट्रलाइसिस बोलते हैं। इट लाइज ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस, हैज ए मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कोन सेल एंड फॉर्म द शार्पेस्ट विजन, समझे। ऑप्टिकल एक्सिस जो होता है, कोन सेल बहुत होता है, यही वजह बनता है कि एक शार्पेस्ट विजन बनता है वहाँ पे, समझे। तो एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्टिकल एक्सिस जो बोल रहे हैं वहाँ पे कोन सेल बहुत होगा, तो जैसे ही कोन सेल बहुत होगा तो वहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, शार्पेस्ट विजन बनाता है, इमेज बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ज़्यादा शार्प बनेगा, अच्छा से वो पता चल रहा होता है। तो यहाँ पे क्या था जी, एलो एरिया या मैकुला लुटिया जो है, ये जो आपका बन रहा है ना ब्लाइंड स्पॉट, उसके जस्ट ऊपर होता है, समझे। एन एरिया लेटरल टू या टू एंड एबव द ब्लाइंड स्पॉट, वही स्पॉट ऑफ इमेज, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिसको एलो एरिया या मैकुला लुटिया बोलते हैं। और इसका सेंट्रल, इसका जो एलो एरिया या मैकुला लेटरल का जो सेंट्रल पार्ट होगा ना, इट्स सेंट्रल 1.5 mm एरिया इज डिप्रेस्ड हो जाता है एंड डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स। वहाँ पे क्या होता है, इसके सेंट्रल में 1.5 mm एरिया जो होता है, वहाँ पे आपका ना ब्लड वेसल्स होता है ना आपका नर्व फाइबर होता है, तो उसी एरिया को क्या बोलते हैं, एलो स्पॉट या फोविया सेंट्रलाइसिस बोलते हैं, समझे। तो इट लाइज ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस पे, हैज ए मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कोन सेल्स एंड फॉर्म द शार्पेस्ट विजन, समझ में आया। तो ये पूरा चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ देखिए आउटग्रोथ जो होता है फ्रॉम द ब्रेन, इसी को क्या कहते हैं, जैसे रेटिना बना या डाइंसेफ्लॉन जो है वो किससे कैसे हो रहा होता है, तो आउटग्रोथ हो जाता है फ्रॉम द ब्रेन। आउटग्रोथ फ्रॉम द ब्रेन, द रेटिना बना, द रेटिना डेवलप एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द ब्रेन डाइंसेफ्लॉन। तो डाइंसेफ्लॉन किसको कहते हैं जी, तो आउटग्रोथ फ्रॉम द ब्रेन से ही आपका रेटिना बना है, इसी को कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ऑप्टिक स्टॉक या फिर क्या बोल रहा है, ऑप्टिक नर्व बन जाता है, समझ में आ रहा है। ऑप्टिक स्टॉक क्या होता है, वही ऑप्टिक नर्व बन जाता है। तो ये पूरा पढ़ के देखिए क्या क्या लिख दिया है। द रेटिना डेवलप एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द ब्रेन, रेटिना जो है वो डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द ब्रेन। तो रेटिना ब्रेन का ही पार्ट है, रेटिना जो है ना ब्रेन से ही बना है, समझे, आउटग्रोथ फ्रॉम द ब्रेन से ही हुआ उसका। और आउटग्रोथ फ्रॉम द ब्रेन डाइंसेफ्लॉन, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डाइवेट्रिकुलम रिमेन्स नैरो एंड इज कॉल्ड द ऑप्टिकल स्टॉक, उसी को ऑप्टिकल स्टॉक बोला गया और इट लेटर बिकम द ऑप्टिकल नर्व, और वही फिर बाद में क्या बन गया, ऑप्टिक नर्व बन गया, समझे। और द डिस्टल पार्ट ऑफ द डाइवेट्रिकुलम फॉर्म राउंडेड हाउलो स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑप्टिक वेसिकल, और द वेसिकल जो है इन्वेगेटेड बाय द डेवलपिंग लेंस, वही फिर लेंस बन जाता है, समझे। सो दैट इज गेट कन्वर्टेड इनटू अ टू लेयर्ड ऑप्टिक कर्व। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही होती है। तो यहाँ पे एक सवाल आपका पूछा था कि द रेटिना इज आउटग्रोथ ऑफ द
तो रेटिना किसका ही आउटग्रोथ है? डाइएन्सेफेलॉन का ही आउटग्रोथ है। और डाइएन्सेफेलॉन क्या है? तो यही आउटग्रोथ फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। उसी से आपका डाइएन्सेफेलॉन बना और उसी से आपका रेटिना बना, समझे। अब यहाँ देखिए कि जो ऑपिक है, ऑपिक हो जाता है, जैसे कैटरैक्ट अगर हो जाएगा तो आपका आइलेंस क्या हो जाएगा? ऑपिक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, आइलेंस ही नहीं। वहीं से तो पुपिल के थ्रू सारा कुछ जा रहा होता है ना, लाइट, और वो सारा फिर खेला नहीं हो पाएगा तो आपको नहीं दिखेगा, समझे। अब लेंस जो होता है अफेक्टेड हो जाता है, कैटरैक्ट हो गया तो क्या हो गया? लेंस आपका अफेक्टेड हो गया, तो रिमूविंग करना है ऑपिक को, समझे। उसको रिमूविंग करना पड़ता है, जो ऑपिक लेंस हो गया तो रिमूविंग करना पड़ेगा, जो आ गया ना उसके ऊपर एक परत, उसको हटाना पड़ता है, रिप्लेसिंग द ऑपिक लेंस। और लेजर ट्रीटमेंट वगैरह इसका लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ देखिए आप, ईथर जो होता है, ईथर का ऐसे ROR बनता है, ये लोकल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं। और एट्रोपाइन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? तो पुपिल को डायलेशन करने के लिए, ठीक है, डायलेशन। और पैरेथ्रीन जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए। और नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं हार्ट को ट्रीट करने के लिए, समझे। उसके बाद स्लीप एपेनिया, ये क्या है? एक सीरियस स्लीप ऑर्डर है, समझे, स्लीप डिसऑर्डर है, सीरियस स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि आप ब्रीफली एंड रिपीटेडली क्या कीजिएगा, आपका स्टॉप होने लगता है ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप। जब आप सो रहे होते हैं ना तो आपका जो सांस ले आपका जो ब्रीथिंग है वो थोड़ा ब्रीफली या थोड़ा थोड़ा होके या फिर रिपीटेडली बार बार होके वो क्या होने लगता है? स्टॉप होने लगता है ब्रीथिंग, आप सांस नहीं ले पाते हैं, समझे, ड्यूरिंग स्लीप, जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त। तो इसी को क्या बोलते हैं कि स्लीप एपनिया हो गया, ये एक डिजीज है। किस चीज़ से जुड़ा हुआ डिजीज है? सीरियस स्लीप डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ डिजीज है। बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग जो होता है सब, जैसे नी जॉइंट हो गया या हिप जॉइंट हो गया या एंकल जॉइंट हो गया या वर्टिबल जॉइंट हो गया, ये सारा जो है वो सब है बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग, क्या है? इस सब से जुड़ा हुआ है, समझे। एक रिसेंट सर्जरिकल टेक्निक है जिसका यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए कौन सा प्रॉब्लम? तो ये सारा प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए कि नी जो होता है, नी ये जो मेथड समटाइम यूज एज सिलेक्टेड कॉज इन यंग पीपल में विद डैमेज कार्टिलेज हो गया। यंग पीपल में अगर मान लीजिए कि डैमेज हो गया उसका कार्टिलेज, तो कार्टिलेज सेल जो होता है पेशेंट का, ये मतलब पेशेंट का जो कार्टिलेज सेल होता है उसको लेते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर क्लोन्ड बनाते हैं लैब में, और उसको फिर क्या करते हैं, री इंसर्टेड कर देते हैं, समझे। और जैसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी होता है, ये सब चीज़ एंकल वर्टिबल जॉइंट सबसे जुड़ा हुआ है वो चीज़ें, समझे। सबका मतलब ट्रीटमेंट उसके थ्रू हो रहा होता है। एनीमिया जो होता है, एनीमिया ये नहीं उसमें क्या होता है ना कि इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल नहीं रहता है। एनीमिया अगर हो जाएगा तो 12 mg मतलब 12 मिलीग्राम जो होता है आयरन पर डे चाहिए रहता है, नहीं तो क्या होगा, एनीमिया का आप शिकार बनिएगा। आयरन जो होता है वो मेन होता है क्या? हीमोग्लोबिन जो होता है एंड साइटोक्रोम एंजाइम जो है, समझ में आ रहा है। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया या आपका साइटोक्रोम एंजाइम हो गया, उसमें सबसे मेन आयरन ही होता है। आयरन की कमी होगा तो फिर ये चीज़ बनेगा कैसे? हीमोग्लोबिन में मेन आपका आयरन ही है, समझे। आयरन जो है, आयरन वो बहुत मदद करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में, समझे। ऐसा नहीं कि रेड सब एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली है। तो आयरन इज ए की पार्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, समझे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हीमोग्लोबिन कहाँ में होता है बताइए? आरबीसी में होता है ना जी। तो आरबीसी का और अंदर जाइए तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें वो आयरन से ही बना हुआ होता है। तो आयरन की कमी रहेगी तो कैसे होगा? एक्सेस अगर बनेगा भी तो ख़राब वाला बनेगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला नहीं बनेगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा वो, समझे। एक्सेस जो होता है एल्कोहलिक अगर बिवरेज आप ले रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, लिवर क्लोरोसिस हो जाएगा, लिवर ख़राब होगा। इसमें क्या हो जाता है, नॉर्मल लिवर टिश्यू जो होता है उसमें स्कार आ जाता है, समझे। स्कार टिश्यू हो जाएगा, फेब्रोसिस उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि वही स्लोली धीरे धीरे और वर्स कंडीशन में आ जाएगा और फिर क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओरल जो सबम्यूकस फिब्रोसिस जो होता है वो क्या खाने से हो जाता है? उसमें आपका कंज्यूमिंग कीजिए अगर गुटखा वगैरह ना, टोबैको वगैरह, गुटखा ऑफ टोबैको, तो इससे क्या हो जाएगा आपका वहीं वो वाला जो सबम्यूकस है ओरल में उसमें फिब्रोसिस उसके टिश्यू को ख़राब करने लगेगा, उसके टिश्यू को स्कार करने लगेगा, तो दिक्कत आएगा। वो उसका जो काम है वो फिर कर नहीं पाएगा सही से। या फिर आप बेटल क्यूड का ही वर्जन है, जैसे कंज्यूमिंग गुटखा ऑफ टोबैको क्या है जी, जैसे पहले बेटल क्यूड जो है ना उसी का एक अलग वर्जन है ये। बेटल क्यूड क्या होता है बताइए? बेटल क्या होता है? पान होता है, क्या होता है बताइए? बेटल क्यूड जो होता है क्या होता है? सोपाड़ा होता है, क्या बताइए? या एरकिया नट हो गया, ठीक है ना, बेटल क्यूड या एरकिया नट्स उसी को बोल रहा है। तो इसका आप जो च्यूइंग वगैरह करते हैं तो ये सारा भी क्या करता है, प्रॉब्लम का वही है, वो प्रॉब्लम कर देगा। सम्यूकस जो आपका है ना उसमें स्कार ला देगा उसके टिश्यू में, फिर वो फंक्शनिंग जो कर रहा है वो अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा ढंग से।
जॉन्डिस जो होता है हाई ब्लड बिलिरुबिन लेवल हो जाएगा उसमें, और नॉट सो कंटोजियस नहीं है एक्चुअली। ये कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ पे जॉन्डिस एलोइस पिगमेंट होता है ऑफ द स्किन, स्किन हो जाता है इसमें, और दी स्किन का क्या हो जाता है, जैसे एलोइस पिगमेंट की वजह से आपका स्किन क्या हो जाएगा, एक पिगमेंट निकलता है ना, जॉन्डिस एक एलोइस पिगमेंटेशन है ऑफ द स्किन। तो दी कॉन्जक्टिव मेम्ब्रेन ओवर द स्क्लेरा एंड द अदर म्यूकस मेम्ब्रेन में आ जाता है, कॉज बाय हाई ब्लड। देखिए ब्लड में आपका बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाता है जॉन्डिस में, तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि आपका स्किन और वाइट वाला स्क्लेरा जो पार्ट होता है आइज में वो एलोइस हो जाता है, और ये कॉन्टिजियस नहीं है, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए मैड काउ डिजीज जो होता है वो डिस्टॉर्टेड प्रोटीन एक है पीरियन, ठीक है ना, इसकी वजह से हो जाता है, क्या हो जाता है, मैड काउ डिजीज हो जाता है, तो पीरियंस की वजह से होता है। और पीरियन क्या है, डिस्टॉर्टेड प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब डिस्टॉर्टेड मतलब समझते हैं ना जी। यहाँ देखिए ब्राइट ऑफ डिजीज जो होता है उससे क्या होता है, अफेक्ट कर जाएगा किडनी, और ब्राइट ऑफ डिजीज बोलिए ये है नेफ्रेटिस बोलिए, सेम बात है। ब्लड वेसल जो होता है वो इन्फ्लेमेड, ठीक है ना, इन्फ्लेमेट हो जाता है। एल्बुमिन जो होता है एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, तो आपका इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होता है वो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, इन्फ्लामेट हो जाएगा। एल्बुमिन जो होता है, आप जब सुसु कीजिएगा तो उसमें एल्बुमिन निकलेगा, समझे। तो उसी का क्या है, उसी डिजीज का क्या नाम है कि ब्राइट डिजीज हो गया है, नेफ्रेटिस हो गया है। इसका मतलब है आपका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा, किडनी अफेक्ट हो चुका है। फिर देखिए यहाँ पे न्यूमोकोनियोसिस जो होता है ये क्या हो जाता है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री में रहने वाले वर्कर जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको ये डिजीज हो जाता है। इसमें होता है क्या, एक्चुअली लंग डिजीज है, समझे, इनहेलेशन ऑफ डस्ट वगैरह वहाँ पे कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से नाम से ही आप पता कर रहे होंगे, लग रहा होगा, पता चल रहा होगा, नीमो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, इंजेक्शन जो होता है अगर लिए इन एक्सेस अमाउंट में तो उससे क्या हो जाता है, आपका स्पैसम होने लगेगा, समझे, एपोप्लेक्सी हो जाएगा, फैटीनेस लगने लगेगा, आप मर भी सकते हैं, एंडाइज लेटर। तो यहाँ पे अनयूजुअल ग्लूकोज कंसनट्रेशन हो जाता है एक्चुअली ब्लड में, इससे इंजेक्शन लिए ना इन एक्सेस अमाउंट में तो उससे क्या हो जाता है कि जो ग्लूकोज का कंसनट्रेशन है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो गया तो इस वजह से क्या हो जाएगा, स्पैज़म हो जाएगा, एपोप्लेक्सी हो जाएगा, फैटीनेस हो जाएगा, आप मर भी सकते हैं, इससे यही हो जाता है, समझे। और यहाँ पे देखिए दिखते नहीं है जी, थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हुआ तो आपका क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। अब एकदम ज़्यादा ही बढ़ गया वो निपटा भी देगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसलिए देखते होंगे कि आप जब कमज़ोर महसूस करते होंगे तो आप जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो जो आपको वो एक पानी बोलते हैं ना कि पानी चढ़ा रहा है, नॉर्मल भाषा में बोल देता है पानी, लेकिन वो अलग अलग तरह का लिक्विड होता है, वो भी देख के दिया जाता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हाई लेवल ऑफ शुगर नहीं दिया जाता है, नहीं तो निपट जाएगा, समझे। वैक्सीनेशन से क्या होता है, वैक्सीनेशन से कंट्रोल जो है नहीं होता है डायबिटीज़, एक्चुअली डायबिटीज़ में वैक्सीनेशन नहीं मिलता है, वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल नहीं होता है डायबिटीज़, समझे। उसके बाद बाकी सारा में वैक्सीनेशन मिलता है, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, व्होपिंग कफ, आप जानते होंगे जब बच्चा जन्म होता है तो 7, चलिए आगे आगे बताएंगे आपको। डायबिटिक मिलिटियस जो होता है कॉमन डिजीज इन एडल्ट, ठीक है ना, ये कौन सा डिजीज, डायबिटीज मिलिटियस। इसमें क्या हो जाता है, हाई आपका शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और इंसुलिन क्या हो जाएगा ब्लड में कम हो जाएगा, इंसुलिन ही तो वो कर रहा था ना, इंसुलिन कम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक आपका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ही कंट्रोल करता है। अब यहाँ देखिए डायबिटीज मिलिटियस जो है या ये जो है आपका फिनगुरिक सीड जो होता है उसको लीजिए, उसको कंज्यूम कीजिए, उसको वो बेनिफिट करता है, आपको मदद करेगा, अच्छा रखेगा और नॉर्मलाइजिंग करता है एक्चुअली ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है ना, इससे तो कंज्यूम करना चाहिए। और डजंट मेक इनफ इंसुलिन, नॉट एबल टू यूज इंसुलिन इफेक्टिवली या बोथ, तो दोनों वजह बनता है। पैनक्रियाज जैसे आपकी क्या है, पैनक्रियाज या तो आपका बना नहीं रहा है अच्छा लेवल पे इंसुलिन ताकि वो काम करे, या फिर वो या फिर नॉट एबल टू यूज इंसुलिन इफेक्टिवली, समझे, या फिर आपका इंसुलिन बन रहा है लेकिन इफेक्टिवली यूज नहीं हो पा रहा है, समझे, या फिर दोनों हो रहा है एक साथ, समझे, कंडीशन बहुत सा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि फिनक्यूरिक बहुत लंबा ही है यार, कितना सवाल बचा हुआ, चलिए 2-4 और बचा हुआ। फिनग्यूरिक सीड जो होता है वो स्लो कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, स्लो कर देता है, वो कि शुगर बॉडी को मतलब बॉडी जो है शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। फिनग्यूरिक सीड लीजिएगा तो थोड़ा उसको स्लो कर देता है रेट को, और ये स्टिमुलेट कर देता है एक्चुअली इंसुलिन को, कि अगर इंसुलिन आएगा तो भी वो इंसुलिन का क्या काम है कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना ब्लड में, तो वो कर पाएगा। और फिनग्यूरिक सीड जो होता है वो मेंटेनेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी बॉडी में मेंटेन करके रखता है। और फिनग्यूरिक सीड जो होता है क्या करता है, क्लोन कैंसर जैसे इट इज़ बेनिफिशियल होता है टू क्योर ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, क्लोन कैंसर वगैरह, इस सब में भी बड़ा हेल्पफुल होता है ये। और डाइजेशन में भी ये मतलब मदद करता है, समझे।
तो इसको कंज्यूम करते रहना चाहिए। और करी लीफ ट्री जो है उसमें क्या होता है, इसका यूज करने से भी डायबिटिक वगैरह क्या होता है आपका कंट्रोल रहता है, मतलब थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, आप वहाँ फ़ायदा देख सकते हैं। हार्मोन इंसुलिन जो होता है, हार्मोन इंसुलिन जो क्या होता है ट्रीटिंग करते हैं डिजीज, एक्चुअली एफजी बैंटिंग एंड एक और नाम है मेसिलोड, समझे, मेसिलोड, इसी ने खोजा था। द हार्मोन इंसुलिन विच इज़ यूज्ड इन ट्रीटिंग डायबिटीज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसी के द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है, पैनक्रियाज आपको हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है, समझे। अब यहाँ देखिए कि CUT जो होता है, CUT, इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल वक्त क्या होता है, यानी कॉमन साइड इफेक्ट भी है इसका, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। एक्चुअली कॉपर टी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, CUT क्या है वही कॉपर टी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट होता है कॉपर टी का कि ब्लीडिंग आपको ऐसे एक्चुअली ज़्यादा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वक्त क्या करते हैं लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका कॉमन साइड इफेक्ट वही है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। तो कंट्रासेप्टिव तरह का है और बर्थ कंट्रोल करने में भी इस्तेमाल होता है। क्या है जी कॉपर टी, देखिए कॉपर टी वो ठीक है, एक कॉपर टी होता है ना, वो जब स्पर्म को वहाँ तक जाने नहीं देता फैलोपियन टिप तक, ठीक है। तो लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल वक्त ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, ये एक इसका साइड इफेक्ट है, समझ रहे होंगे बात को। तो एक कंट्रासेप्टिव तरह का है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कॉन्डम नहीं इस्तेमाल करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉपर टी वैगैना में एक्चुअली डाला जाता है, समझिए, टी शेप का होता है एक्चुअली कॉपर टी, इसलिए कॉपर टी बोला जा रहा है। तो बर्थ कंट्रोल के लिए कंट्रासेप्टिव है, समझे। अब देखिए यहाँ पे एम्फाइसीमा जो होता है एक तरह का डिजीज है जो किस वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएगा। क्रोनिक, और जिसको COPD जो सुनते हो ना, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, समझे। पल्मोनरी मतलब क्या है, लंग्स से जुड़ा हुआ ना। एस्पिरिन जो है वो क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग है एक्चुअली, और रिलीविंग करता है पेन वगैरह जैसे है। तो अगर इसका लीजिएगा तो थोड़ा आप रिलीव महसूस कीजिएगा। एंटी ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉट नहीं करता है तो, और ब्लड ज़्यादा अच्छे से फ्लो करता है तो हर जगह जा रहा होता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होता है, तो आप क्या ऑटोमेटिक अच्छा महसूस कीजिएगा। तो ब्लड का सप्लाई अच्छा मतलब आपको ऐसा एक्टिविटी करते रहना चाहिए जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना हुआ रहे, समझे, क्योंकि ब्लड में ही न्यूट्रिशन है और वो न्यूट्रिशन वहाँ तक सारा मिलना चाहिए आपको सेल को। तो ये चीज़ें होना चाहिए, ब्लड में ऑक्सीजन की भी होना चाहिए अच्छा मात्रा में। तो आप सांस वगैरह भी रेगुलरली अच्छा एक फोकस होकर लीजिए, फील कीजिए लाइफ को, समझे। अब यहाँ देखिए कि कोरोनरी आर्टरी जो है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स यूज एज ए ग्राफ्ट। तो इसमें क्या होता है कि सब तरह से होता है, वेन से भी ले सकते हैं, फ्रॉम वेन जो है ले लेगा लेग से उठा लेगा आपका वेन, या फिर आपका फोर आर्म से आर्टरी को ले लेगा, या फिर आर्टरी ले लेगा कहाँ से, मेमोरी रीजन ऑफ चेस्ट से, समझे। तो जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी होता है तो उसमें क्या होता है, एक दूसरा बाईपास कर देता है उसको, यहाँ पे होकर हो गया तो यहाँ से लगा के दूसरा बाईपास कर देगा, तो उसके लिए लेना पड़ेगा ना। तो आपके लेग से वेन ले लेगा, आपके फोर आर्म से आपका क्या ले लेगा, आर्टरी ले लेगा, या फिर आर्टरी आपका मेमोरी रीजन ऑफ द चेस्ट से ले लेगा, समझे। ब्लड वेसल यूज एज ए ग्राफ्ट, तो समझे। तो इस तरह इसका इस्तेमाल कर लेता है वहाँ पे लगा के। क्रिएट एज ए न्यू पाथ, ठीक है ना, फॉर ब्लड टू फ्लो द हार्ट, इसी को बोलते हैं क्या कि आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना जी कि बाईपास सर्जरी हो गया, एक दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर दिया, समझे। अटैच्ड इट टू द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, उस कोरोनरी आर्टरी से अटैच करके दूसरा एक रास्ता प्रोवाइड कर देता है। और वही रास्ता प्रोवाइड करने के लिए दूसरा, तो वो कहाँ से करेगा रास्ता प्रोवाइड, तो यहीं से उठाएगा, जो आपको 3 अभी पीछे बताया। कैथ लैब जो होता है, कार्डियोलॉजी जो होता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में होता है, उसमें क्या होता है, कैथ लैब वहीं उसी में होता है। और कैथेराइजेशन लेबोरेटरी जो होता है, कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी जो होता है, टू विजुअलाइज द आर्टरीज ऑफ द हार्ट का आर्टरीज देखने के लिए यहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है तो कार्डियोलॉजी के पास जाता है आदमी, तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी कैथ लैब के पास जाता है, और कैथ लैब में ही आपका क्या करता है, विजुअलाइज करता है आर्टरी का क्या सिचुएशन है हार्ट में, ठीक है। तो वही कैथ लैब को क्या बोलते हैं, कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी बोलते हैं। अब देखिए एबनॉर्मलिटी फाउंड, अगर कुछ हुआ तो फिर वो अपना उस हिसाब से आगे स्टेप लेगा। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो होता है तो टॉप प्रायोरिटी होता है, जैसे जीरोफैथेमिलिमिया हो गया आपको, तो इसमें विटामिन ए की कमी होता है ना जी, तो इसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी टॉप प्रायोरिटी होता है, समझे। कंडीशन दैट नीड टू गिवन द टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इन द इंडिया टुडेज। तो ये आपको क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कि सेवियर विटामिन ए डिफिशियंसी से हो जाता है ये प्रॉब्लम, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, ये है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी रहेगी ना तो आइज में जो ड्राइनेस हो जाता है कंजक्टिवा का, ठीक है ना। एंड कॉर्निया में भी आपको ड्राइनेस देखने को मिलता है।
और यहाँ पे जो विजन पावर है अफेक्ट हो जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो विजन पावर अफेक्ट हो जाएगा, समझे। तो अब यहाँ देखिए लेथेरिज्म जो है एक्सेस अगर हो जाता है, जैसे अगर खाने से हो जाता है, लेथेरिज्म कैसे हो जाता है, तो खेसारी दाल अगर खूब खाइएगा ना तो लेथेरिज्म हो जाएगा। लेथेरिज्म क्या है जी बताइए। अब यहाँ देखिए कि ब्लैंक कैप्सूल्स जो होता है, ब्लैंक कैप्सूल्स किस चीज़ का बना होता है, जो आप देखते होंगे ना कैप्सूल्स, वो स्टार्च का ही बना होता है, जिसमें दवा ववा भरा हुआ रहता है, ब्लैंक कैप्सूल्स बोलते हैं। अब इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मेन प्लांट डिजीज आएगा, ठीक है। 2-3 टॉपिक और है, उस हिसाब से आपको उसके बाद आपका ये बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।